जय हिंद। आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। आज एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही देशभक्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। हम बात कर रहे हैं 11 जून 1897 को शाहजहांपुर के खिरनी बाग मोहल्ले में जन्मे महान क्रांतिकारी भारत भक्त राम प्रसाद बिस्मिल की। मात्र 30 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे को चूमने वाले बिस्मिल उर्दू के मशहूर शायर भी थे। बिस्मिल के बारे में भगत सिंह ने अपने लेख कीर्ति में जिक्र करते हुए लिखा था, ऐसा निर्भीक वीर, ऐसा सुंदर जवान, ऐसा योग्य और उच्च कोटि का लेखक और निर्भय योद्धा मिलना बड़ा ही मुश्किल है। जो लोग बिस्मिल को करीब से जानते थे वे उनके बारे में कहा करते थे कि अगर वह किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय में पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष जरूर बनते। इस संबंध में राम प्रसाद बिस्मिल ने खुद अपने लेख में एक किस्से का जिक्र किया है। वह किस्सा कुछ इस प्रकार है। राम प्रसाद बिस्मिल के पहले उनकी मां को एक पुत्र हुआ था जो पैदा होते ही मर गया। इसके बाद जब बिस्मिल का जन्म हुआ तो उनके पिता श्री मुरलीधर और माता श्रीमती मूलमती ने उनकी कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। नन्हे बिस्मिल के हाथों की 10 उंगलियों में चक्र के निशान देखने के बाद ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था, यदि इस बालक का जीवन किसी प्रकार बचा रहा, जिसकी संभावना बहुत ही कम है, तो इसे चक्रवर्ती सम्राट बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। खैर, बिस्मिल चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन पाए, लेकिन उनकी कीर्ति किसी चक्रवर्ती सम्राट से कहीं अधिक है। 1919 में राम प्रसाद बिस्मिल ने कुछ युवा क्रांतिकारियों के साथ मिलकर मैनपुरी षड्यंत्र को अंजाम दिया। 1 नवंबर 1919 को मजिस्ट्रेट BS कृष्ण ने फैसला सुना दिया, लेकिन अब तक बिस्मिल अंग्रेज पुलिस के चंगुल से फरार थे। वहीं जिन क्रांतिकारियों को सजा सुनाई गई उनमें मुकुंदी लाल को छोड़कर बाकी सभी ने फरवरी 1920 में माफीनामा अंग्रेजी हुकूमत को सौंप दिया, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र के अगले 2 वर्षों तक अंडरग्राउंड रहे। उनके साथियों ने शाहजहांपुर में यह अफवाह फैला दी थी कि पुलिस ने उन्हें इनकाउंटर में मार गिरा दिया है, लेकिन सच्चाई यह थी कि जब अंग्रेजी पुलिस के साथ उनका मुठभेड़ हुआ तो उन्होंने यमुना में छलांग लगा दी थी और योगाभ्यास की शक्ति की बदौलत पानी के अंदर तैरते हुए वह मीलों आगे निकल आए और वह उस जगह पहुंचे जिसे आज हम ग्रेटर नोएडा के नाम से जानते हैं। दरअसल उन दिनों ग्रेटर नोएडा का यह इलाका निर्जन बीहड़ हुआ करता था। वहां केवल बबूल के ही वृक्ष हुआ करते थे। उस ऊसर जमीन में आदमी तो मीलों तक कहीं दूर दूर तक दिखाई ही नहीं देता था। मैनपुरी षड्यंत्र के आरोपों में जब राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार किया गया तो उन्हें तत्कालीन संयुक्त प्रांत आगरा व अवध की संयुक्त सेंट्रल जेल की 11 नंबर बैरक में रखा गया। जेल में अंग्रेज सैनिक उन पर तमाम जुल्म ढाते थे। दिन भर उनसे हल चलवाया करते थे, कुदाल चलवाते थे। इसके अलावा तमाम और भी मेहनतकश काम करवाते थे। बैल जैसी मेहनत करवाने के बाद अंग्रेजी हुकूमत उन्हें महज 1.5 आने देती थी, जिससे वह पेट भर रोटी भी नहीं खा पाते थे। बता दें, उन दिनों जेल में बंद कैदियों को उनकी मेहनत के एवज में जो पैसे मिलते थे उसी में उन्हें गुजारा करना पड़ता था। उनके लिए अन्य प्रकार की सुविधाएं नहीं होती हैं कि जैसा कि आजकल की जेलों में हुआ करती हैं। खैर, अब आगे की बात करते हैं। जेल में पेट भर रोटी न नसीब हो पाने के बाद भी उनकी राष्ट्रभक्ति कभी डिगी नहीं। उन्होंने जेल में घास खा ली, लेकिन एक ऐसा पल उनके जीवन में नहीं आया जब उन्होंने भारत माँ को याद न किया हो। राम प्रसाद बिस्मिल बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपनी काबिलियत के बल पर वह पंडित जगत नारायण जैसे सरकारी वकील की भी सुध बुध भुला देते थे। यहाँ तक कि चीफ कोर्ट में उन्हें अपनी अपील खुद ही लिखी थी, जिसे पढ़ने के बाद जज ने कहा कि इसे लिखने में जरूर किसी बहुत बुद्धिमान व योग्य व्यक्तित्व का हाथ है। राम प्रसाद बिस्मिल जी के जीवन के एक और किस्से का जिक्र करना चाहूँगा, जिसे सुनने के बाद निश्चित ही आप भावुक हो जाएंगे।
फांसी के ठीक 7 दिन पहले की बात है। उन्हें दूध दिया गया, लेकिन उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि अब मैं माँ का ही दूध पीऊंगा। वही ठीक फांसी से 1 दिन पहले यानी 18 दिसंबर को आपकी माँ से मुलाकात भी हुई। माँ को देखते ही महान क्रांतिकारी बिस्मिल का आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। लेकिन वीर सपूतों की माँ भी बड़ी हिम्मत वाली होती हैं। उन्होंने रोते हुए बिस्मिल से कहा, हरिश्चंद्र, दधीची आदि महापुरुषों की तरह वीरता, धर्म व देश की जान दे। चिंता करने और पछताने की जरूरत नहीं है। माँ की बातें सुनकर बिस्मिल जोर से हंस पड़े। उन्होंने अपनी माँ से कहा, मुझे क्या चिंता और क्या पछतावा, मैंने कोई पाप थोड़े ही किया है, मैं मौत से नहीं डरता। लेकिन माँ, आग के पास रखी घी तो पिघल ही जाता है। तेरा मेरा संबंध ही कुछ ऐसा है कि पास आते ही आंखों से अश्रु उमड़ पड़े, नहीं तो मैं बहुत खुश हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल के इस मार्मिक किस्से के बाद अब उनकी ईमानदारी के किस्से को आपको बताता हूं। दरअसल फांसी वाले दिन से ठीक 2 दिन पहले सीआईडी के मिस्टर हैमिल्टन ने बिस्मिल से मुलाकात की और कहा कि वह मौखिक रूप से सब बातें बता दें तो उन्हें 5,000 रुपये नगद दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी खर्चे पर विलायत भेजकर बैरिस्टर की पढ़ाई भी करवाई जाएगी। अब जरा सोचिए, सन 1927 में 5,000 रुपये की कीमत आज के हिसाब से कितनी रही होगी। वही फांसी वाले दिन जब जज ने बिस्मिल से पूछा कि आपके पास क्या डिग्री है, तो उन्होंने ठहाके लगाते हुए जवाब दिया, सम्राट बनाने वालों को डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो बड़े जोर से कह रहे थे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर बिस्मिल ने जोर से कहा, आई विश टू डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यानी मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने यह शेर पढ़ा, अब न अहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। आखिरकार 19 दिसंबर 1927 को भारत के श्रेष्ठ क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल के सर्वोच्च बलिदान की खबर को सुनकर बड़ी संख्या में लोग जेल के फाटक के पास एकत्र हो गए। अंग्रेजी हुकूमत ने डर के मारे जेल के मुख्य द्वार को बंद ही रखा और फांसी घर के सामने वाली दीवार को तोड़कर बिस्मिल का शव उनके परिवार को सौंप दिया। बिस्मिल के पार्थिव शरीर को 1.5 लाख लोगों ने जुलूस निकालकर पूरे शहर में घुमाते हुए राप्ती नदी के किनारे राजघाट पर अंतिम संस्कार किया। बिस्मिल की अंत्येष्टि के बाद बाबा राघवदास ने गोरखपुर के पास स्थित देवरिया जिले के बरहज नामक स्थान पर ताम्रपात्र में उनकी अस्थियों को संचित कर एक चबूतरा जैसा स्मृति स्थल बनवा दिया है। उम्मीद है आपको राम प्रसाद बिस्मिल के ये तमाम किस्से अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।